देखिए हम लोग बैरोमीटर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक फार्मूला डेवलप किए थे, पी एटमॉस्फेयर इक्वल टू रो जी एच, राइट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ लिक्विड इज वाटर देन व्हाट द हाइट इन बैरोमीटर फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर में अगर लिक्विड हम लोग एज ए वाटर यूज करेंगे तो कितना हाइट होगा। तो पी ए टी एम इक्वल टू रो जी एच लिखेंगे, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज जनरली 1 ग्राम पर एम एल। उसको अगर एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर के लिए पी ए टी एम बाई रो इंटू जी, लेकिन अगर सारा वैल्यू एसआई सिस्टम में लेंगे, राइट, तो यहाँ इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब मोटा मोटी कितना मीटर आएगा, कैलकुलेट करके देखिए तो। ऑलमोस्ट कितना आएगा, 10.2 मीटर। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें और भी एरर आने का दूसरा भी वजह भी होता है, लेकिन ये हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इक्विपमेंट बहुत बड़ा हो गया। मतलब इतना बड़ा मुझे कॉलम रखना पड़ेगा बैरोमीटर का, ऑलमोस्ट 10 मीटर का, करेक्ट। लिखिए, इफ लिक्विड इज मरकरी इन बैरोमीटर, if liquid is mercury in barometer then what is the height of mercury in barometer for 1 atm। यहाँ देखिए एवरीवन, डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर एम एल, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 13,600 kg पर मीटर क्यूब, राइट, ये वैल्यू आएगा। तो पी ए टी एम इक्वल टू बैरोमीटर का जो कॉन्सेप्ट था जी, तो डेंसिटी अगर मरकरी का तो हाइट भी मरकरी का मिलेगा, हाइट ऑफ मरकरी। क्या यहाँ से मरकरी का हाइट निकाल लेंगे फॉर 1 एटीएम। तो पी ए टी एम, आइए पूरा कैलकुलेट करके बताइए ऑलमोस्ट कितना आता है। कल ये ऑलमोस्ट 0.76 मीटर आ जाएगा, नहीं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसी को हम लोग पढ़ते रहते हैं 760
mm ऑफ Hg। आइए, तो स्टूडेंट देखिए, बाकी लिक्विड का ना आपको याद रहेगा ना मुझे याद रहेगा। ये कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि हम लोग STP पे 1 मोल का याद रखते हैं 22,400 ml या 22.4 लीटर। इन सिमिलर फैशन बैरोमीटर में फिर सिर्फ 1 ATM का आपको याद रहेगा, करेक्ट। दूसरे लिक्विड का ना ही याद रहेगा ना ही रिक्वायरमेंट है। सिर्फ इसका याद रखिएगा कि 1 ATM के लिए बैरोमीटर, अगर 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर हाइट के टर्म में, मरकरी के हाइट के टर्म में बैरोमीटर का कितना वैल्यू होता है 0.76 मीटर, जिसको हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो प्रेशर को मरकरी के हाइट के टर्म में भी दिया जाता है। ऐसे बोला रहेगा प्रेशर ऑफ द गैस इज 800 mm ऑफ Hg, करेक्ट। तो क्या उसको हम लोग ATM में कन्वर्ट, उसको हम लोग ATM के यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ इसका याद रखिएगा। आज के बाद अगर ऐसे रहेगा 900 mm ऑफ Hg, प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू 900 mm ऑफ Hg, और मुझे PV इक्वल टू nRT लगाना है, तो उसमें तो ATM चाहिए। तो क्या यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू इसको कितना से डिवाइड कर दें कि मुझे ATM में आ जाए वैल्यू। तो अगर यहाँ पे हाइट मरकरी का दिया हुआ है तो 1 ATM का मरकरी का हाइट ही यहाँ पुट करना है। इसको 760 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। लिखिए तो, इफ प्रेशर ऑफ गैस if pressure of gas equal to 25 centimeter, pressure of gas equal to 25 centimeter of a liquid whose density is 5 gram per ml, 5 gram per ml, then what is the pressure in terms of mercury as a liquid? Then what is the pressure in terms of mercury as liquid? किसी दूसरे लिक्विड के रेस्पेक्ट में मैं बताया हूं, राइट। तो उसी प्रेशर को मुझे किसके हाइट के टर्म में चाहिए। तो क्या पिछले क्लास में कन्वर्सन सिखाए थे, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है एवरीवन। इस प्रॉब्लम का जो भी मैंने प्रॉब्लम दिया उसका सॉल्यूशन है ρ1H1 इक्वल टू व्हाट। तो अगर H2 मरकरी है तो इसको क्या लिखेंगे ρ1H1 बाई ρ2। अब यहाँ पे आपको डेंसिटी को SI सिस्टम में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऐसे भी कैंसिल होने वाला है। अगर एक ग्राम पर ml है, ये भी ग्राम पर ml कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ρ1 कितना दिया हुआ था 5 ग्राम पर ml, इंटू हाइट कितना था इसका 25 सेंटीमीटर ना, डिवाइडेड बाई इसका कितना होता है मरकरी का, तो याद आज के बाद रट लेना है 13.6 ग्राम। मरकरी वाटर के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स हेवियर है 13.6 टाइम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिक्विड या सॉलिड को का रिलेटिव डेंसिटी मतलब कंपेयर करने के लिए हम लोग टर्म यूज किए थे ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, जिसका वाटर का 4 डिग्री सी पे कितना रहता है 1 ग्राम। और एक गैस का दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में जो हम लोग डेंसिटी निकालते हैं उस रिलेटिव डेंसिटी का नाम क्या था, वेपर डेंसिटी, करेक्ट। चलिए कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पार्ट आपका रहेगा। बट ए अगर सेंटीमीटर में है तो ए भी वैल्यू किस में आएगा, बट एज अब हाइट किसका है मरकरी का।
इससे फ़ायदा क्या होगा कि सर दूसरे लिक्विड का तो 1 ATM का कितना हाइट होता है नहीं याद रहेगा, बट उसी को अगर मरकरी के टर्म में कन्वर्ट कर लें, करेक्ट, तो मुझे प्रेशर ATM में निकल जाएगा। तो अब मुझे प्रेशर ATM में निकालने के लिए इस हाइट को किससे डिवाइड कर देना पड़ेगा? वेरी गुड है। यहाँ पे कितना है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे? 76। अगर mm में रहता तो किससे? 760 से, करेक्ट है ना। लेकिन ए वैल्यू किस में आ जाएगा? ATM में। तो अब तो कहीं भी किसी प्रॉब्लम में अगर इसका रिक्वायरमेंट रहेगा जिसमें मरकरी के हाइट के टर्म में नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग मरकरी के हाइट के टर्म में कन्वर्ट करके उसको 76 या 760 से डिवाइड कर सकते हैं। कन्वर्सन समझ में आ गया? ओके। इस टाइप के सेटअप को मैनोमीटर बोलते हैं। क्या है? मैनोमीटर। यहाँ देखिए, समटाइम्स ऐसे दिया रहेगा कि मेरा ओपन आर्म मैनोमीटर है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और इस तरीके से आपको ये हाइट दिया रहेगा, ये हाइट दिया रहेगा, और इस लिक्विड का डेंसिटी भी दिया रहेगा, डेंसिटी गिवन रहेगा, करेक्ट है। अब तब पूछा जाएगा व्हाट द प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर क्या होगा, ये पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे जो गैस का प्रेशर P है वही प्रेशर तो यहाँ पे रहेगा, है ना। और सेम लिक्विड है तो यहाँ पे प्रेशर P है, तो यहाँ भी प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर P रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ P का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। किस सेक्शन का? जितना यहाँ के रेस्पेक्ट में हाइट ज़्यादा है लिक्विड का, एक कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज ऊपर रहेगा, राइट। अगर यहाँ पे प्रेशर 1 ATM से कम रहेगा तो ये नीचे भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिचुएशन। जैसा भी रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। चलिए, इस सेक्शन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक फोर्स तो लगाएगा F1, वो कौन लगाएगा? P ATM इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। एक कौन लगाएगा? F2 P, यहाँ का प्रेशर, राइट, और यहाँ का प्रेशर P है, तो यहाँ इसलिए यहाँ का लिक्विड का लेयर का भी प्रेशर क्या रहेगा? एक लिक्विड का लेयर दूसरे लिक्विड के लेयर पर एक परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स फोर्स लगाता है, दैट इज व्हाट? फोर्स ड्यू टू प्रेशर। और एक वैल्यू तो वेट लगेगा ना, mg। तो क्या हम लोग अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर दें इक्विलिब्रियम के लिए? तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? P इंटू ए इक्वल टू व्हाट? m के बदले क्या लिखिएगा? AH। ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? मास। P ATM इंटू ए और ए आपस में क्या हो गया? कैंसिल। देन P इक्वल टू व्हाट? P ATM प्लस
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, मैनोमीटर। हो जाएगा ना, लिख लीजिए। इसको हटाएं एवरीवन। देखिए, ये कोई बीकर कह सकते हैं या कुछ ऐसे ग्लास का कंटेनर, और यहाँ पे एक लिक्विड फंसा हुआ है। और ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहीं कहीं इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप कंफ्यूज ना करें। और इसका लेंथ दिया हुआ है एल। ये लिक्विड का लेंथ कितना है? एल। इस तरफ भी गैस है, इस तरफ भी गैस है। एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ का प्रेशर P2 है और यहाँ का प्रेशर P1 है। तो समटाइम्स P1 दिया रहेगा, P2 पूछा जाएगा, या समटाइम्स P1 और P2 में रिलेशन पूछा जाएगा। करेक्ट? देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। चलिए, ये लिक्विड मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट में है। तो क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? एक फोर्स तो mg लगेगा, करेक्ट है ना? और कौन कौन सा फोर्स? ए वाला फोर्स आपस में कांटेक्ट फोर्स जो लिक्विड का कंटेनर का सरफेस लगाएगा वो इस तरफ से काउंटर होते रहेगा। तो एक फोर्स कौन सा लगेगा? P2 इंटू ए, P2 इंटू ए, करेक्ट? और एक फोर्स रहेगा P1 इंटू ए, करेक्ट? और भी जो ये जो यहाँ देखिएगा, ये जो फोर्स है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, उसको मैं काउंटर कर रहा हूँ इस तरफ के सरफेस से इस तरफ का सरफेस का, वो मैं नहीं ले रहा हूँ। क्या सारे फोर्स के कंपोनेंट को डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन, डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन ले सकते हैं? तो mg का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg कितना एंगल बनाए हुए है? mg का इसके साथ कितना एंगल? नहीं, 90 माइनस थीटा है भाई। कितना है? थीटा है या 90 माइनस थीटा? मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन ये है और mg ये लग रहा है, राइट? तो एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा।
एंड हाउ कैन बी ब्रेक द कंपोनेंट, सबको पता है वेक्टर में, तो एम जी का कंपोनेंट डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन कितना हो जाएगा, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। मैं कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए ऑलवेज एक ही फार्मूला यूज करता हूँ, कॉस का, ठीक है। एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ए इक्वल टू व्हाट, ए कॉस थीटा। इससे हम लोग को किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट मिल सकता है, करेक्ट। तो एम जी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी कॉस 90 माइनस, बात वही है, आपको साइन थीटा ही मिल जाएगा। इसका इस फोर्स का ये है F1 और ये क्या है F2। F2 का मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन के साथ कितना एंगल है, 0। इसका ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल ना, तो क्या लिखेंगे F1 cos 0 और F2 का रिक्वायर्ड डायरेक्शन के साथ कितना एंगल है 180, तो क्या लिखिएगा F2 cos। इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम हो गया, अभी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं 11th क्लास के बच्चे, राइट। किसी भी सिस्टम पे अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, तो उसका कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में क्या रहेगा, सम ऑफ कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू। तो न्यूटन्स लॉ पढ़ने का थोड़ा एडवांटेज मिल गया आपको। इसका कितना लिखिएगा, बोलिए एम जी साइन थीटा, करेक्ट। इसका क्या लिखेंगे F1, ऐसा क्या लिखिएगा F2 इक्वल टू व्हाट 0। देन F2 इक्वल टू F1 mg साइन थीटा। यहां तक लिख लीजिए, इस डायग्राम को हटाऊंगा। हाँ, एक कंपोनेंट वो आपस में ए सरफेस को काउंटर कर देगा। एक कंटेनर का यहाँ का भी तो सरफेस है, यहाँ का भी सरफेस है, तो काउंटर हो जाएगा। अब प्लस नेक्स्ट, मेरा इंटरेस्ट इस डायरेक्शन में है ही नहीं। अगर एक इक्विलिब्रियम में है तो हर डायरेक्शन में क्या रहेगा, इस पर नेट एक्शन 0 रहेगा। तो मुझे एक्चुअली P1 इन्वॉल्व करना था और P2, P1 और, तो P1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलता है कि 0 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में F1 का कंपोनेंट या F2 का कंपोनेंट रहेगा, और जब F1 F2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा, तो क्या चाहकर भी P1 P2 इन्वॉल्व हो पाता। तो क्या मेरा इंटरेस्ट का डायरेक्शन ए डायरेक्शन था या along द कंटेनर था, करेक्ट। इसलिए मैं इस तरफ का टेंशन नहीं लिया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, F2 के लिए क्या लिखिएगा P2 इंटू ए, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको RCM वगैरह के वर्कआउट में, ठीक है, बन जाएगा ना। अब F1 के लिए क्या लिखेंगे और M के लिए क्या लिखिएगा, रो ए एल जी साइन थीटा। ए और ए आपस में कैंसिल, देन P2 इक्वल टू P1 रो जी एल साइन थीटा। और देखिए मैं जानबूझ के इसको एक एंगल पे लिया था। जनरली एक क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक कंटेनर ऐसे है, यहाँ पे लिक्विड फंसा हुआ है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, करेक्ट। बट इसके अंदर ही ये सब आ गया। अगर थीटा 90 कर देंगे तो ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, और थीटा में इस लाइन से मेजर कर रहा हूँ, राइट। इफ थीटा बिकम्स 90 देन व्हाट, जस्ट लाइक दिस। थीटा आप कुछ भी करते रहिए, अगर थीटा बिकम 0 देन तो ये टर्म 0 हो गया ना, तो 0 हो गया तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। अगर थीटा 0 कर देंगे तो P1 इक्वल टू व्हाट P2 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, इसका मतलब दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज, ठीक है। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा एक डायग्राम बनाकर। इसको हटाया जाए, समझ में आ गया सबको। चलिए एक क्वेश्चन लिखे तो,
बात मत कीजिए। हीलियम, हीलियम। चलिए सॉल्व कीजिए। पढ़ के सुनाते हैं। An iron tank contain helium at a pressure of 3 atm at 27 degrees C. The tank can withstand a maximum pressure of 10 atm. The building in which tank has been placed catches fire. Predict whether the tank will blow up first or melt. Melting point of the tank is 1535 degrees C. लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक रहेगा इसमें? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है क्योंकि आयरन का टैंक है, राइट। चलिए सॉल्व करके बताइए। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 10 एटीएम के लिए फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे, राइट। कि 10 एटीएम के लिए फाइनल टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर इससे अगर कम रहेगा मतलब पहले वर्स्ट कर जाएगा, करेक्ट। अब वो मान लेते हैं कि 10 एटीएम अचीव करने में 1600 डिग्री लग गया, करेक्ट। पर 1600 डिग्री पहुंचने से पहले ये मेल्ट कर जाएगा। इसका मतलब 10 एटीएम का जो टेम्परेचर रहेगा वो अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो पहले मेल्ट करेगा, ब्लो करेगा ही नहीं, वर्स्ट नहीं करेगा। लेकिन वो 10 एटीएम अचीव करने के लिए 1500 डिग्री रहा, राइट, तो मेल्ट करने का मौका मिलेगा, पहले वर्स्ट कर जाएगा, वर्स्ट। दिस इज द लॉजिक। में क्या कांस्टेंट है, सिर्फ इतना कहानी बनाया गया था नहीं,
व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? V और N इज कीपिंग। तो नहीं लगता कि एक कौन सा लॉ हो गया? गेल-लुसेक लॉ, यही था ना? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? T। तो P1 बाई P2 इक्वल टू व्हाट? T1 बाई T2। देन T2 इक्वल टू P2 बाई P1 इंटू T1। P2 कितना? 10 ना, और P1 कितना था? 3, और T1 कितना था एवरीवन? 300। कितना हो जाएगा? 1000 केल्विन ही सिर्फ, राइट? इसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो 727 डिग्री सी। ये तो बहुत कम है। इसका मतलब पहले क्या होगा? 10 ATM बहुत पहले अचीव हो जाएगा। इसका मतलब पहले वर्स्ट करेगा, मेल्ट नहीं करेगा। करेक्ट ना? फर्स्ट ब्लो ऑफ, मेल्ट करने के बाद ही नहीं है, ठीक है? नहीं, इसमें लॉजिक तो एक ही है ना, इसके अलावा तो कोई और लॉजिक है? टेम्परेचर कैसे फाइनल निकालिएगा? ऐसे कैसे कर रहे थे? देखिए ऐसे क्यों है? इसको पेस्ट करना चाहिए। आप इसमें देखिए, जानबूझ के कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है। जहाँ पे P1 बाई P2 इक्वल T1 बाई T2, तो R को K इन्वॉल्व कर देंगे, तो कैलकुलेशन बढ़ाएगा ही ना। PV को NRT लिखेंगे, बट वहाँ से V और N कांस्टेंट हो गया, तो P डायरेक्टली टू P T P1 बाई P2 T1 बाई T2 एक लाइन में बन जाएगा। R को इन्वॉल्व, हालांकि R इन्वॉल्व करके भी तो आपका वही आंसर आएगा ना। आप सही किया, यही तो होगा, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। किनके पास क्लास असाइनमेंट गैसियस एसिड का नहीं है? ड्रॉपर को तो सबको मिल गया है 11th क्लास में। ड्रॉपर में भी किसी के पास नहीं है? घर पे है तो मत लीजिए, घर पे है चाहिए। है, बात मत कीजिए एवरीवन। क्लास असाइनमेंट का एक एक प्रॉब्लम देखूंगा क्लास में, ठीक है? इसमें छोटा से छोटा प्रॉब्लम, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है, बट पहले मेरा एक प्रॉब्लम लिखिए। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन and 3 mole of hydrogen are mixed. 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen are mixed in 8.2 liter container. 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen are mixed in a 8.21 liter container. What the volume of container? At 300 Kelvin,
एट, मैं पूरा बोल रहा हूँ, 2-3 बार बोलूंगा, एट 300 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया। If equilibrium average molar mass, if equilibrium average molar mass was found to be, if equilibrium average molecular mass was found to be 34/3 gram, yes, then find partial pressure of each component in container, then find out partial pressure of each component in container. चलिए इस प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ देखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसी एक पार्टिकुलर गैस का होता है या मिक्सचर ऑफ गैस का भी होता है? उसके लिए तो एक फार्मूला हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, याद है आपको? N1 M1 N2 M2 एंड सो ऑन और डिवाइड बाय N1 प्लस N2। चलिए, कितना मोल नाइट्रोजन लिया गया था? और ये चांस की बात है कि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है। इसका 1 मोल के लिए अगर ये रिएक्शन 100% होता तो इसका एक 1 मोल के लिए इसका 3 मोल चाहिए, और इसका 1 मोल इसका 3 मोल मिक्स किए थे। इसका मतलब 100 पर नो वन शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर रिएक्शन होता 1 डायरेक्शन में तो 100% रिएक्शन हो जाता। बट क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्या बोला गया? 100% रिएक्शन बोला गया है या देयर इज इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि 100% रिएक्शन नहीं हुआ। करेक्ट? कहीं पे जाकर रिएक्शन स्टॉप हो गया है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। करेक्ट? लेकिन इनिशियली t=0 पे कितना मोल था? ऐसा कितना मोल है? और t=0 पे 0 बना होगा। इसका मतलब वी आर स्टार्टिंग विथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब रिएक्शन यहाँ से प्रोडक्ट के साथ तरफ जाएगा। करेक्ट? यहाँ से t वेन रिएक्शन ओवर बोलते तो ये पूरा कंप्लीट 1 डायरेक्शन में चला था। एट इक्विलिब्रियम तो यहाँ से मान लेते हैं कि x गया, कुछ तो मानेंगे। अगर यहाँ से x मोल कंज्यूम हुआ तो यहाँ से कितना कंज्यूम होगा? 3 - 3x। करेक्ट? आप किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग। आप हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे कि इसमें से x जाता तो इसमें से कितना जाता? x/3 जाता। करेक्ट ना, है ना? बट अभी हम लोग किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं? और इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा था, तो इसका नाइट्रोजन का x मोल से इसका कितना बनेगा? 2x बनेगा। करेक्ट है ना? चलिए, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि रिएक्शन 100%। जस्ट यहाँ पे 11th क्लास के बच्चों के लिए खास करके एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम का मतलब अभी आप इतना ही जानिए कि रिएक्शन 100% 1 डायरेक्शन में नहीं गया है। जितना लिए थे उसके अकॉर्डिंग तो पूरा कंप्लीटली नो वन शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट 100% होना चाहिए था। बट इक्विलिब्रियम टर्म यूज करने का मतलब है कि रिएक्शन पार्शियल हुआ है, 100% नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल का 1 मोल खत्म नहीं हुआ, इसका थोड़ा खत्म हुआ है। तो मान लेते हैं कि इसमें से x मोल कंज्यूम हुआ, तो इसमें से कितना जाएगा? 3x जाएगा। अब इस पॉइंट पे आकर रिएक्शन रुक गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, मोटा मोटी लेमन लैंग्वेज में। N2 का कितना मोल है आपके पास? बोलिए 1 - x। H2 का कितना मोल है? अमोनिया का कितना मोल है? अगर x का वैल्यू निकल जाए तो सबका इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अगर मैं आपको एक ओनली अननोन इज x ना, और अगर x निकल जाएगा तो इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इस पॉइंट पे। क्या इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा? और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया डिफरेंट कंटेनर में है या सेम कंटेनर में है? सेम कंटेनर में है।
तो आपको एवरेज मोलर मास किसका दिया हुआ है? इस मिक्सचर का दिया हुआ है, करेक्ट। किस पॉइंट का? t इक्वल टू 0 का या इस पॉइंट का? इस पॉइंट का दिया हुआ है, करेक्ट है ना एवरीवन? ये 2-3 बार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और केमिकल में बार बार आते रहेगा, क्योंकि मेनली ये क्वेश्चन लेकिन एक क्वेश्चन दोनों जगह से है, बट इसमें गैसेस का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू क्या ये बोल सकते हैं? N1M1 3 कंपोनेंट है ना, N2M2 प्लस N3M3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 मान लेते हैं नाइट्रोजन के लिए, N2 मान लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, और N3 मान लेते हैं अमोनिया के लिए। N1 कितना है एवरीवन? 1 माइनस x, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 40 नहीं 28, अब प्लस 3 माइनस 3x। हाइड्रोजन एज ए मॉलिक्यूल, ये मोल किसका ले रहे हैं? मॉलिक्यूल का ना, तो मोल ले रहे हैं मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पुट करेंगे, करेक्ट। हाउ मच? 2x इंटू कितना लिखे हैं? 17, और डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यहाँ से यहाँ तक जोड़िए तो कितना? 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x, कितना हो जाएगा एवरीवन? 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x ना, 4 माइनस 2x, और ये वैल्यू कितना है? 34/3, करेक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक हाउ मेनी अननोन? ओनली 1 अननोन, और ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक भी नहीं है, लीनियर है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा x का वैल्यू? सॉल्व द, यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कीजिए, पेन चलना पड़ेगा। x का वैल्यू 1/2 आता है, वेरी गुड। सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से x का वैल्यू हाफ आ जाएगा, करेक्ट है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा एवरीवन? 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। लेकिन किस पॉइंट का? इस पॉइंट का, इसी पॉइंट का आपको पार्शियल प्रेशर पूछा जा रहा है, राइट। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 3 माइनस 3/2, 3 माइनस इक्वल टू व्हाट? 3/2। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस पूरे मिक्सचर के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एट दिस पॉइंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देन व्हाट द क्राइटेरिया फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? हर कंपोनेंट के लिए वॉल्यूम सेम हो, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के लिए वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? यानी हर कंपोनेंट के लिए टेम्परेचर सेम हो। इसका मतलब है कि हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लेते हैं, तो PV इक्वल टू nRT, राइट। तो P टोटल मिक्सचर का, ये भी क्वेश्चन आ सकता था एग्जाम में, टोटल प्रेशर ऑफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो nRT, n टोटल RT/V, n टोटल कितना है? 4 माइनस 4x ना, 4 माइनस 2x, कितना हो जाएगा? 3, 0.0821, N2 कितना केल्विन? 300, और डिवाइड बाई 8.21, एक कैंसिल हो, कितना हो जाएगा?
100 कितना एटीएम 9 एटीएम। यह है टोटल प्रेशर, करेक्ट। तो प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना, नाइट्रोजन का कितना मोल है, हाफ ना, 1 नहीं लिखेंगे, हाफ और डिवाइड बाय 3 टोटल मोल। N2 कितना एटीएम 9 एटीएम, कितना हो जाएगा 1.5 एटीएम। व्हाट द पार्शियल प्रेशर। अब देखिए पार्शियल प्रेशर, एक मिनट, आप में से हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं सर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के लिए भी तो काम कर सकते हैं। पी नाइट्रोजन पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सपोज करना है कि बाकी गैस नहीं, अगर सिर्फ नाइट्रोजन रहता इस मोल के लिए तो पी भी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन आर टी। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा और यहाँ सॉल्व करेंगे, डिफरेंट वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा, करेक्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। व्हाट द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी से बोलिएगा, हाइड्रोजन का कितना है 3/2/3 इंटू 9। व्हाट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर 1/9। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इसमें इक्विलिब्रियम का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद तो एक प्योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन बन गया, करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलिए एक होम क्लास असाइनमेंट सेकंड पेज नंबर 13 में मिलेगा। क्लास असाइनमेंट सेकंड का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्लास असाइनमेंट सेकंड का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6। भाई ऊपर में क्लास, ये जो क्लास असाइनमेंट है तो क्लास असाइनमेंट 1 के अंदर कुछ एक्सरसाइज है। और आगे बढ़िए पेज नंबर 12 में जाइए, 12 के बाद 13 आता है, पेज नंबर 13 कहीं मिला, 13 में लिखा हुआ है क्लास असाइनमेंट सेकंड, उसका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6, मतलब डायरेक्टली पेज नंबर 14। चलो ट्राई कीजिए। चलिए स्टूडेंट, बस ट्राई करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूँ, लेकिन हालांकि ये चीज़ हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं। पी वी इक्वल टू, देखिए यहाँ देखिएगा सब लोग, पी वी इक्वल टू NRT। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो PM इक्वल टू और PM इक्वल टू व्हाट, DRT। कह रहे 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो PM इक्वल टू DRT, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। मॉलिक्यूलर वेट, तो ये इक्वेशन, ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये इक्वेशन किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए भी होता है और मिक्सचर ऑफ गैस के लिए भी होता है। दोबारा नहीं बोलेंगे, दिस इक्वेशन वैलिड फॉर वन इंडिविजुअल गैस अदरवाइज और मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये इक्वेशन भी तो सेम, ये किसी एक गैस के लिए भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ गैस के लिए भी हो सकता है।
क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे, मिक्सचर का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ये भी एक फार्मूला है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालने का। पी मिक्सचर एम मिक्सचर इक्वल टू व्हाट, डी मिक्सचर, हाँ ना बोलिए, आर टी। इसका भी हम लोग एडवांटेज उठा सकते हैं, राइट। या P1 किसी एक पार्टिकुलर गैस का, तो M1 तो डेंसिटी सिर्फ उसी गैस का, करेक्ट है ना। लेकिन इसमें मिस्टेक होने का चांस क्या है कि यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट में बहुत सारा स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। क्या मिस्टेक हो जाएगा, D इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखिएगा स्टूडेंट, PM/RT। प्रेशर को जनरली हम लोग गैसियस स्टेट में, जब आप केमिस्ट्री में हैं तो जनरली हम लोग किस में लेते हैं, ATM। और M का वैल्यू, M का यूनिट, M है मॉलिक्यूलर वेट, पूरा बात बोलिएगा, ग्राम पर मोल। अगर सही से पूछा जाए तो मोलर मास है ना, 1 मोल का मास, तो क्या बोलेंगे, ग्राम पर मोल, सही बोल रहे हैं ना। और डिवाइड बाई, अगर ATM में अगर यूज करते हैं तो मैं आपको बताया था कि R का वैल्यू किस में लेते हैं, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, करेक्ट। तो R के बदले क्या लीजिएगा, ATM लीटर, उसके बाद पर मोल पर केल्विन, और इसके बदले केल्विन, ये और ये आपस में कैंसिल। यहाँ देखिए ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल, है या ना, पर मोल और पर मोल आपस में कैंसिल, ATM और ATM आपस में, लास्ट में ले देकर बचा क्या, ग्राम पर लीटर, समझ गए। इसका मतलब है कि PM इक्वल टू DRT से अगर डेंसिटी का वैल्यू पुट करना हो, करेक्ट, और R का वैल्यू 0.0821 ले रहे हैं, तो डेंसिटी का वैल्यू इसमें यहाँ पे किस टर्म में पुट करना है, ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर। या जो वैल्यू आएगा अभी वो डेंसिटी का किस में आएगा, ग्राम पर लीटर में। हो सकता है कि पूछा जाए ग्राम पर ml में, बट आपको यहाँ से आएगा किस में, इस बात का ख्याल रखिएगा, लिख लीजिए। चलिए अब पेज नंबर 14 का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन एट 600 केल्विन इज 4.2 अकॉर्डिंग द रिएक्शन, राइट। इसका मतलब 100% डिसोसिएट नहीं हुआ है, 100% डिसोसिएट रहता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बोलते हैं, 1 बोलते हैं, राइट। एज्यूमिंग दैट बोथ Cl2 एंड क्लोरीन एटम बिहेव आइडियली, मतलब आइडियल गैस, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इफ प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 2 atm। निकालना है क्या है स्टूडेंट, एक मिनट, डेंसिटी, ध्यान से यहाँ देखिएगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है, करेक्ट। इसका मतलब है कि हम लोग इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, PM इक्वल टू DRT। तो D मिक्सचर इक्वल टू व्हाट, P मिक्सचर M मिक्सचर बाई RT। P तो दिया हुआ है कितना, 2 atm, टेम्परेचर भी दिया हुआ है 600 केल्विन, R का भी वैल्यू पता है। अगर मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा। इसका मतलब वो आप 1 स्टेप पीछे हैं, राइट, सिर्फ मोलर मास ऑफ द मिक्सचर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे
इसका नंबर ऑफ मोल ए लेते हैं, करेक्ट। टी इक्वल 0 पे नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी ले सकते हैं। क्या नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल क्लोरीन का कितना था वो नहीं दिया हुआ है, कुछ तो मानेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्लोरीन गैस टी इक्वल 0 पे इनिशियली इक्वल टू ए, यहाँ पे 0। यहाँ से क्या 100% डिसोसिएट हुआ है, थोड़ा गया है। मान लेते हैं यहाँ से x गया है तो इसका कितना बनेगा? बोलिए 1 मोल से 2 मोल, राइट। इसका 1 मोल मॉलिक्यूल से 2 मोल एटम बनेगा 2x। और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका थोड़े निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं ना। किसका निकाल रहे हैं? कौन टूट रहा है? क्लोरीन गैस, क्लोरीन मॉलिक्यूल, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मोल्स टेकन। इसमें से कितना ब्रेक हो गया? कितना गया भाई इसमें से? एक्स ना। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड मतलब जो टूट गया, राइट। ए लिए थे, ए माइनस एक्स बचा हुआ है तो गया कितना? एक्स। वही तो माइनस कर रहे हैं। और लिया कितना गया था? तो क्या यहां पे x इक्वल टू ए अल्फा लिखा जाए? x इक्वल टू, यहां तक आइए। तो इस टाइप का एक सेकंड प्रॉब्लम बना रहा हूं। इससे पहले भी इसी टाइप का मोटा मोटी प्रॉब्लम था, राइट। देखिए ये सब प्रॉब्लम देने का मेन साइकोलॉजी है कि एक ही साथ बहुत सारा चीज़ आपको कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है कुछ नहीं। रिक्वायरमेंट मुझे बस इस फार्मूला का है, बट इस फार्मूला की मुझे ये रिक्वायरमेंट आ गया, इसके लिए मुझे ऐसे बढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी आ गया, कैसे बढ़ते हैं, करेक्ट। चलिए, एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर का फार्मूला बताइए तो। N1 M1 प्लस वाट N2 M2 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2। N1 मान लेते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का। N1 क्या मान लेते हैं? आपके मिक्सचर में दो ही टाइप का गैस है ना, दो टाइप का। कौन सा गैस है? बोलिए, क्लोरीन एज ए मॉलिक्यूल, ऐसे बोलना है। क्लोरीन एज ए और क्लोरीन एज ए एटम। क्लोरीन एज ए मॉलिक्यूल और क्लोरीन एज ए एटम। अब क्लोरीन होते हुए दोनों अलग अलग टाइप का है, राइट। एक हो गया एटॉमिक फॉर्म का क्लोरीन है, दूसरा हो गया मॉलिकुलर फॉर्म का क्लोरीन, करेक्ट है ना। तो N1 कितना लिखे? क्लोरीन के लिए N1 कितना हुआ? A माइनस ए अल्फा, है या ना। X का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ देखिए A माइनस ए अल्फा, और A कितना हो जाएगा? और इसका क्लोरीन मॉलिक्यूल का है यहाँ पे, इसके लिए क्या पुट करेंगे? 71। यहाँ तक समझ में आ गया। N2 के लिए क्या पुट करें? बोलिए 2A अल्फा, और M2 के बदले भाई ये क्या है? मॉलिक्यूल है क्या? हीलियम का पूछेंगे, हीलियम का गलती से मैंने मॉलिक्यूलर ही वेट बोल दिया, पर पुट तो करेंगे उसका एटॉमिक वेट, राइट। वैसे यहाँ पे इस क्लोरीन के लिए M2 क्या पुट करेंगे? इज इट 71 या 35.5? देन इसमें इतना देर तक सोचते रहते हैं आप लोग। 35.5 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स A माइनस ए अल्फा प्लस 2A अल्फा। ऊपर के सारे टर्म में देखिए तो A कॉमन आ सकता है, करेक्ट। और नीचे के सारे टर्म में A कॉमन आएगा, और वो आपस में क्या हो जाएगा? वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये दिया हुआ था भी नहीं, कोई बात नहीं, मान के चल दिए, राइट। जब नहीं दिया और मान रहे हैं तो लास्ट जाते थे कैंसिल हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो चलिए, ऊपर में ए तो कितना बचा? 1 माइनस अल्फा इंटू 71 प्लस 2 अल्फा इंटू 35.5 और डिवाइडेड बाई, बोलिए सब मिला जुला के 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, राइट।
देखिए तो कट कुट के ऊपर में सारा टर्म को ब्रैकेट वगैरह ओपन करके मैं सब कुछ कर लिया। देखिए तो ठीक है, 71 और एक कितना है 71 माइनस 71 इंटू अल्फ़ा और 35.5 इंटू 2 कितना हो गया 71, तो प्लस 71 इंटू अल्फ़ा, ये आपस में काउंटर हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या 71 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा दिया हुआ था राइट, कितना 0 पॉइंट, तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, ये रहेगा मेरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। बट इसका सॉल्व करने का तरीका ये था, ठीक है। तो 71 बाई 1.42, क्या ए वैल्यू निकल गया ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, तो ये तो लॉजिकल होना भी चाहिए था। एक मिनट, आपके पास प्योर मॉलिक्यूल है, एटम है, या दोनों का मिक्सचर है, तो डैम श्योर ऑफ मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 से ज़्यादा रहेगा और 71 से कम रहेगा, दोनों का बीच का कैरेक्टर आ गया राइट। 71 से ज़्यादा होगा क्या, 71 से ज़्यादा 71 से ज़्यादा कैसे होगा, पूरा 100% मॉलिक्यूल भी रहता तब भी 71 मैक्सिमम राइट। चलिए अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू क्या था, पी एम इक्वल टू डी आर टी, देन पी एम बाई आर टी, पी कितना 2 ATM ना, और एम तो आपके सामने है 71 बाई 1.42, आर का वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर कितना, और ए यहाँ पे जो आएगा उसका यूनिट क्या रहेगा, कट कुट के देखिए तो कैलकुलेशन करके आंसर कितना आता है, कितना आया, अच्छा 1.9 मोटामोटी 2 राइट। देखिए हाँ बोलिए बोलिए, हाँ 0.082, हम लोग भी वही यूज़ कर रहे हैं, बस हम लोग 0.0821 कर दिए हैं राइट। क्वेश्चन बोला गया है 0.082, तो एग्जाम में जो बोला जाएगा वही यूज कीजिएगा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा करेक्ट कर दिया 0.0821 ले लिया, बट उससे बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। आंसर है आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट सही है, आंसर है 2 ग्राम पर लीटर। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, ए मिक्सचर ऑफ CO and CO2 is found to have density a mixture of CO and CO2 is found to have density 1.5 ग्राम पर लीटर। किसका किसका मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का, हैव ए डेंसिटी 1.5 ग्राम पर लीटर एट 30 डिग्री C and 730 mm of Hg at 30 degree C and 730 mm of Hg. Calculate the composition of the mixture. Calculate the composition of the mixture.
सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया या सेकंड टाइम बोलना पड़ेगा? कोई मिक्सचर है जिसमें CO और CO2 है, दोनों का डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.5 ग्राम पर लीटर। टेम्परेचर 30 डिग्री C है और प्रेशर भी दिया हुआ है। देन व्हाट द कंपोजिशन ऑफ CO एंड CO2 इन द मिक्सचर। कंपोजिशन का मतलब उसका परसेंटेज बताइए अकॉर्डिंग टू मोल। ठीक है, यहाँ देखिए एवरीवन, मान लेते हैं n इज द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द मिक्सचर, करेक्ट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ CO को मान लेते हैं x। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना रहेगा? n माइनस एक्स, करेक्ट। तो परसेंटेज ऑफ CO कितना हो जाएगा? x बाई n इंटू 100, है ना? बोलिए हाँ। अब परसेंटेज ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? n माइनस एक्स बाई, और कंपोजिशन में आप मोल फ्रैक्शन में बता सकते हैं, परसेंटेज बता सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन बताना रहेगा तो सिर्फ इससे काम चल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे ये वैल्यू चाहिए, मोल कितना होना चाहिए, वो तो ऐसे भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन लेट अस सपोज अगर मैं x को ए में मान लिया, n टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द मिक्सचर, अगर मैं x को n के टर्म में कन्वर्ट कर दूं, किसको? x n को नॉन मानते हुए अगर x का वैल्यू n के टर्म में निकाल लें तो n और n कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ भी अगर x को n के टर्म में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे ऊपर a भी n रहेगा, इसमें भी n छुपा हो रहेगा, इसमें भी n रहेगा। क्या हम लोग का आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? ये है तरीका, ठीक है। अब उसमें यहाँ देखिए PM इक्वल टू व्हाट? DRT। तो क्या यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर के लिए ये जो डेंसिटी दिया हुआ है वो किसी एक का दिया होता है या मिक्सचर का? DRT बाई P, DRT बाई P। डेंसिटी कितना था एवरीवन? 1.5 इंटू व्हाट? 0.21। टेम्परेचर कितना था? 0.0821। 300 डिग्री था या केल्विन था? 30। तो 30 डिग्री हो गया तो 273 प्लस 300 303 हो गया ना, 303 और डिवाइडेड बाई
700 730/760। यहाँ से मुझे m का वैल्यू बताइए। कितना आया है मोटा मोटी? 38.86 मतलब मोटा मोटी 38.85 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या बोले? हाँ यहाँ पे ओके, यहाँ पे डाल्टन्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते थे स्टूडेंट। चलिए पहले इससे देख लेते हैं, फिर उससे भी देखते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ तक आ गए। अब ए मिक्सचर इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं N1 M1 प्लस वाट N2 M2 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2, करेक्ट। 38.85 इक्वल टू, इसको CO मान लेते हैं, इसको CO2 मान लेते हैं, करेक्ट। तो CO का कितना था X ना, और CO का मोलर मास 44 होगा। CO का होगा 16 प्लस 12 28 और प्लस N माइनस X 44 और डिवाइड बाई N। यहाँ से क्या X का वैल्यू N का टर्म में आ जाएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन टर्म्स ऑफ N। कितना आया? जीरो 0.68 N। तो परसेंटेज ऑफ CO देखिए तो निकल जाएगा X बाई N इंटू 100, X बाई N इंटू 100 कितना 68%। तो परसेंटेज ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 68, दो ही गैस था, ऐसे भी तो कर सकते हैं। टोटल परसेंटेज 100 राइट, उसमें CO का 68%, तो बाकी तो CO2 का रहेगा 100 माइनस 68 हाउ मच? 32%। हो गया ना? अब सब लोग हेडिंग बनाएंगे ग्राफ ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ग्राफ ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। और देखिए यहाँ पे हो गया एवरीवन। तब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। यहाँ जो ग्राफ अभी मैं सिखा रहा हूँ सेम डिटो ग्राफ आपको फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स में लगेगा और केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में। तो वहाँ पे ग्राफ नहीं बताऊँगा, बस आपको बोल देंगे गैसेस स्टेट में इसको मैंने प्रैक्टिस करवाया है, बस वहाँ पे से एक बार देख कर आइए, काम चल जाएगा। लिखिए ब्रैकेट में कन्वर्सन ऑफ ग्राफ ऑफ वन पैरामीटर इनटू अदर। कन्वर्सन ऑफ ग्राफ ऑफ वन पैरामीटर इनटू अदर पैरामीटर। Conversion of graph of one parameter into other parameter।
तो देखिए, ये सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए नहीं है, ये अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं रहेगा उसके लिए भी हम लोग कन्वर्सन सीखने जा रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए, बॉयल्स लॉ के लिए, चार्ल्स लॉ के लिए, या सबके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करते चला गया था, राइट, तोड़ तोड़ कर। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि मान लेते हैं कि आपके सामने मैं एक ग्राफ ड्रॉ किया P वर्सेस V का, करेक्ट। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरा वन ऑफ द स्टेट है गैस का, जिसमें प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, करेक्ट। और यहाँ से स्टार्ट करके वापस हम लोग इसी पॉइंट पे आ गए। इसमें P1 यहाँ से यहाँ आ गए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। अब वापस अगर P1 V1 पे ही आ गए, कहाँ पे आ गए, और n को कांस्टेंट मानते हुए, ध्यान सुनिएगा, n अगर कांस्टेंट है और लास्टली घूम कर आप P1 V1 पे ही आ गए, तो PV इक्वल टू nRT से T1 इक्वल टू क्या लिखेगा, P1 V1 बाई nR। तो आपने कहा कि अगर यहाँ से P1 V1 पे अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है और वापस घूम कर आप P1 V1 पे ही आ गए, n कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी तो T1 ही रहेगा। इसका मतलब गैस का सेम स्टेट मिल गया। सेम स्टेट का मतलब है कि सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम। इसका मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग घूम कर, तो ये कितने प्रोसेस का कम्बिनेशन है। वापस आप यहाँ पे ही आ गए हैं तो कंप्लीट साइकिल हो गया। बट दिस साइकिल इज द कम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी प्रोसेस, हाउ मेनी पाथ, 4 पाथ का एक कम्बिनेशन है। कैसे, पहला कम्बिनेशन है ए से बी तक जाने का, बोलिए आइसोबेरिक, कोई लॉ नहीं, मतलब यहाँ पे प्रेशर के टाइम बोलिए आइसोबेरिक। अब बी से सी तक आने का मेरे ग्राफ में आइसोकोरिक, अब फिर सी से डी तक आने का, बट ए भी आइसोबेरिक, ए भी आइसोबेरिक, दोनों सेम आइसोबेरिक या डिफरेंट आइसोबेरिक। ए आइसोबेरिक है अलग प्रेशर का P2 का, राइट, ए आइसोबेरिक है, तो दोनों आइसोबेरिक होते हुए भी अलग आइसोबेरिक है, अलग आइसोबेर है, राइट। उसके बाद डी से अगर आए, इसका मतलब है कि ए से अगेन ए पे आते हुए कंप्लीट साइकिल। और जैसे हम लोग सुनते ना 1 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, राइट, तो उसमें या आप देखते हैं कि हाँ कोई इंजन है ऑटोमोबाइल्स का या ट्रैक्टर का, तो 2 सिलेंडर का ट्रैक्टर है या 2 सिलेंडर का बाइक है, धूम 3 का। तो ये जो ज़्यादा सिलेंडर, इसका मतलब है कि एक्चुअल में प्रोसेस तो वहाँ पे इंजन के अंदर इस टाइप का एक सिलेंडर रहता है। ये सब आप थोड़ा बहुत देखे होंगे, अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, फीटर जिनके पास होगा, फीटर समझते हैं, फीटर जो पानी हैंडपम्प का काम करता है सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, राइट। कभी कभी ख़राब होने पर लोग घर में ही, गांव में ही बना लेते हैं। दे आर सो प्रैक्टिकल। कोई लोग नहीं, हम लोग खुद का भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि हम लोग खुद इस इंजन को खुलते हुए देखते थे। यहाँ पे देखते थे एक सिलेंडर है, बाद में तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके ऊपर ऐसा रहता था, और यहाँ पे नोजल से वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, ऑयल नोजल रहता है, उसमें बहुत छोटा छोटा पार्टिकल रहता है, तो वहाँ दैट्स वाई को वहाँ पर जाते ही वो वोलेटाइल हो जाए, किस फॉर्म में, गैस। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ कर इसको क्या करता है, पंच करता है, कंबसन होता है। कंबसन होगा तो बस्ट करेगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, उस फोर्स से नीचे आएगा, तो इस तरीके से ऊपर नीचे करता रहता है, करेक्ट। तो खैर उसके अंदर हम लोग जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रोसेस तो साइक्लिक ही होता है कि पहले पिस्टन नीचे जाएगा, वापस फिर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो उसमें बहुत सारा टाइप का आपको इंजन पढ़ना है, जो आपका सिलेबस का पार्ट भी है, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, राइट। साइक्लिक प्रोसेस के लिए उस पर भी क्वेश्चन आने वाला है। बट अभी हम लोग साइक्लिक उतना अभी नहीं जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स का बात है। बट अभी हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए इंडिविजुअल ग्राफ जान चुके हैं, तो अभी सब कुछ फ्रेश है, तो ये इसको यहाँ पे ज़्यादा सीख सकते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि जिस स्टेट से स्टार्ट किए, अगर P1 V1, तो P1 V1 है और n कांस्टेंट है टेम्परेचर T1, तो वापस अगर P1 V1 पे आ गए तो टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा या T1 ही रहेगा, PV इक्वल टू nRT से, n कांस्टेंट है, राइट।
तो दिस प्रोसेस इज बट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज साइक्लिक प्रोसेस 4 पाथ का ही रहेगा? 2 पाथ का तो साइक्लिक रहेगा नहीं। मिनिमम साइक्लिक होने के लिए कितना पाथ होना पड़ेगा? 3 पाथ होना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किसका वर्सेस किसका ग्राफ दिए हैं? P वर्सेस PVT, करेक्ट है ना? P वर्सेस T, PVT, इसमें से दो का कपल बनाइए तो दो का ग्रुप। अब ये मत बोलो सर PV और VP, मोटा मोटी दो का ग्रुप बनाना है, तो सर एक ग्रुप तो P और V का बनेगा, दूसरा ग्रुप P और T का बनेगा, तीसरा ग्रुप। कितना बढ़िया कंक्लूजन हो गया। अब इसका ग्राफ देंगे तो बाकी क्या पूछ सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में? ये आया हुआ है ऑब्जेक्टिव, इसका ग्राफ देकर इन दोनों में से किसी एक का पूछा जाएगा। इसमें से क्या पूछा जाएगा? या तो P वर्सेस T, नहीं तो T वर्सेस P। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन मेन थीम तो सेम रहेगा। तो ये अगर दिए हैं तो मैक्सिमम मैं क्या पूछ सकता हूँ? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ P वर्सेस T, करेक्ट, एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ V वर्सेस T। बट एक मिनट, अगर P वर्सेस V पैरामीटर में, राइट, अगर ये प्रोसेस साइक्लिक है तो दूसरा पैरामीटर में ग्राफ या प्रोसेस क्लोज हो जाएगा या ओपन रहेगा? भाई एक प्रोसेस में, एक पैरामीटर में अगर साइक्लिक है तो हर प्रोसेस में साइक्लिक ही नजर आएगा। नहीं समझे बात को? ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि यार आपका यहाँ पे P वर्सेस V का ग्राफ साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब क्लोज है कि यहाँ से यहाँ है, वापस यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो बाकी पैरामीटर में भी क्या रहेगा? हो सकता है कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, वहाँ पे रेक्टेंगल ना हो, वो तो आपको ड्रॉ करना है, राइट, बट वहाँ भी क्या रहेगा? ये एक लाइन लिख लीजिए, इफ graph is one parameter is cyclic, if graph is in one parameter is cyclic, then graph must be cyclic in other parameters. चलिए अब आप ट्राई कीजिए, ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे वॉल्यूम है V1 और यहाँ पे वॉल्यूम है V2। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूँगा। मतलब P वर्सेस T का ड्रॉ कीजिए, पहले P वर्सेस T का ही ट्राई कीजिए।
ये रखिए, फिर देखिएगा मिस्टेक क्या है। मतलब उसमें आपको 50% मार्क्स मिलेगा। हो गया तो ऑनेस्टली मिलाइएगा कैसे ग्राफ ड्रॉ हुआ है। ग्राफ को मैं लेंदी करके सॉल्व करूं या स्मार्टली सॉल्व कर दूं? भाई लेंदी करेंगे तो आपका 1 मिनट में होगा नीट के एग्ज़ाम में। बढ़िया है ना कि थोड़ा सा मेरा अनुभव का फ़ायदा उठाइए। शॉर्टकट तो नहीं होगा, डोंट वरी, जो आपको पढ़ाए हैं उसी का हेल्प लेंगे। P वर्सेस T। अब चीज़ों को तोड़कर देखते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, P वर्सेस T में अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आइसोबेरिक, तो P वर्सेस T में अगर प्रेशर कांस्टेंट वाला लाइन क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर का कौन कौन सा लाइन है? AB और CD। AB और AB और CD में किसका प्रेशर ज़्यादा है? AB का ज़्यादा है ना। तो क्या 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? करेक्ट। एक किसका लाइन रहेगा? AB का, और एक किसका लाइन रहेगा? और इस AB में A कहाँ पे है और B कहाँ पे है मुझे नहीं पता है। A कहाँ पे है और B कहाँ पे है अभी नहीं पता है, बाद में डिसाइड कर लेंगे, राइट। मान लेते हैं 2 लाइन है, करेक्ट। एक लाइन है AB और एक लाइन है BC। ये लाइन है AB और ये लाइन है BC। तो AB और BC का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? B दोनों पे रहेगा ना भाई। 2 लाइन का नाम है, एक लाइन का नाम AB और दूसरी लाइन का नाम, तो स्ट्रेट लाइन का बात हो गया, राइट। 2 लाइन है और एक लाइन का नाम क्या दे दिया? AB, और दूसरी लाइन का, इसका B इस लाइन पे भी रहेगा, इस लाइन पे भी रहेगा। कहाँ रहेगा? इंटरसेक्शन पे रहेगा। एग्री ना? चलिए, B से C तक का क्या है प्रोसेस का नाम? सिर्फ बोलिए। AB और BC का, AB और CD का ग्राफ में किसी को कोई डाउट? आप लोग भी तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, राइट। अब BC का क्या है? BC है आइसोकोरिक, मतलब V कांस्टेंट, V कांस्टेंट, और V कांस्टेंट तो PV इक्वल टू NRT। ध्यान से देखिएगा, PV इक्वल टू NRT। अब किसका वर्सेस किसका चाहिए? ये सर मैं BC के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो P इक्वल टू NR बाई V इंटू T, NR बाई V इंटू T। इस सेक्शन के लिए V कांस्टेंट है, तो P वर्सेस T का ग्राफ चाहिए। कैसा इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन अपियर टू पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका मिस्टेक था। एक मिनट, अब आपका काम हो गया भैया, यहाँ देख लीजिए। इसका मतलब है कि ये BC का क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है ना। तो यहाँ देखिए, BC हो या इवन DA हो, दोनों में V कांस्टेंट है या ना। तो V कांस्टेंट, तो P के लिए क्या लिखिएगा? NR बाई V इंटू T।
इसका मतलब है कि दो सेक्शन के लिए, इसके लिए और इसके लिए P वर्सेस T का कैसा ग्राफ रहेगा? बोलिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपीयर टू पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपीयर टू पासिंग थ्रू, हाँ या ना? तो पहले मैं दो लाइन ड्रॉ कर देता हूं। एक लाइन ए ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ए ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट, इसके लिए और इसके लिए। लेकिन किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? BC का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका स्लोप कम रहेगा। BC का वॉल्यूम ज़्यादा तो इसका स्लोप क्या रहेगा? कम रहेगा। तो कम स्लोप किसका है? इसका है। तो ये किसका लाइन रहेगा? BC का रहेगा। और ये किसका लाइन रहेगा स्टूडेंट? AD का रहेगा। करेक्ट है ना? तो मैंने क्या किया, इस सेक्शन के लिए ये दोनों ग्राफ इसका यूज़ किया, जो आपको तोड़ तोड़ कर समझा रहा था उसका मैंने यूज़ किया, राइट? करेक्ट, समझ में यहाँ तक आ गया है। अब बताइए ए लाइन का नाम क्या? बोलिए BC। इस लाइन का नाम AB और BC में कॉमन पॉइंट क्या है? यही तो B रहेगा। ये क्या रहेगा? B रहेगा। इस लाइन का नाम AD, इस लाइन का नाम AD और AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या रहेगा? A रहेगा। करेक्ट है ना? इस लाइन का नाम बोला कीजिए भाई, क्या प्रॉब्लम है? BC। इसका नाम BC और CD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या रहेगा? अब एक ही तो बचा D। और हम लोग का ग्राफ कौन सा है? A से B, B से C, C से D और D से। तो आप लोग में बहुत लोग पैरेललोग्राम तो ड्रॉ किए, बट दोनों पैरेललोग्राम का ए सेक्शन एक्चुअली पैरेललोग्राम भी नहीं रहेगा, ट्रेपेजियम रहेगा। करेक्ट। और इसका ये दोनों सेक्शन कहाँ से पास करते हुए नजर आना चाहिए? ऑरिजिन से। तो देखिए इसमें लेंथी करने का रिक्वायरमेंट था, या इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा? ये बेटर है, बेस्ट है, ठीक है ना? बिल्कुल समझा देंगे। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक बहुत स्मार्ट तरीका अपनाया कि मैंने सबसे पहले इसमें प्रोसेस देखा। तो मेरे पास प्रोसेस था, टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, 4 पाथ था लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस 2 था। उसमें इसमें ए और ए कौन सा प्रोसेस है? बोलिए आइसोबेरिक। ए और ए बी या CD क्या था? आइसोबेरिक। तो आइसोबेरिक के लिए P वर्सेस T में तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। इसलिए मैंने AB के लिए पॉइंट A कहाँ है वो अभी छोड़ दीजिए, ए लाइन AB का और ए लाइन CD का मैंने ड्रॉ कर दिया। और AB का लाइन को ऊपर रखा क्योंकि AB का प्रेशर ज़्यादा था। देखिए तो P1 ऊपर तो है ना वहाँ पे, और CD को नीचे रखा। अब उसके बाद मेरा 2 प्रोसेस है BC और D है आइसोकोरिक। क्या है ऑनलाइन एवरीवन? तो ए आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक के लिए भी कांस्टेंट के लिए PV इक्वल टू nRT लिखेंगे। अब मुझे चाहिए किसका? P वर्सेस T का। तो भी कांस्टेंट PV इक्वल टू nRT, P इक्वल टू व्हाट? NR बाई V इंटू T, NR बाई V इंटू T। एक ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपीयर टू पासिंग थ्रू। ये भी कैसा? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपीयर टू पासिंग थ्रू। इसका मतलब है कि ओरिजिन से पास करने वाला 2 लाइन चाहिए, जिसमें वन ऑफ द लाइन का नाम BC रहेगा, दूसरे लाइन का नाम DA रहेगा, राइट? लेकिन किसका स्लोप ज़्यादा रहेगा? जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका स्लोप कम। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा था? BC का। वॉल्यूम ज़्यादा V2 है ना, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। मत तो मैंने 2 लाइन पहले नाम नहीं लिखा था, पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर देखा कि इसका स्लोप कम है, मतलब डैम से BC का लाइन रहेगा P वर्सेस T में, और इसका स्लोप ज़्यादा है तो किसका लाइन रहेगा? DA का लाइन रहेगा। अब ए लाइन हो गया BC, ए लाइन हो गया AB। तो 2 स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम BC और AB है, तो उसमें कॉमन लेटर तो B है। B कहाँ पे रहेगा? दोनों लाइन पे। दोनों लाइन पे कहाँ पे रहेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, राइट? तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम मैंने क्या दे दिया? थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेट लाइन का भी यूज किए, राइट? इसके बाद इस लाइन का नाम AD था, इस लाइन का नाम क्या था? AB। AD और AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा? कॉमन A। दोनों में कॉमन तो A ही है ना, करेक्ट? तो ये हो गया A, ये हो गया B। उसके बाद ए लाइन का नाम BC, इस लाइन का नाम CD। BC और CD का कॉमन पॉइंट क्या था? C। तो A से B, B से C और C से
डी। तो मेरा आंसर ग्राफ का क्या रहेगा? ए सब पार्ट काम का है, बाद में इसको डिलीट कर सकते हैं। मेरा जो ग्राफ हुआ वो मेरा ग्राफ ए रहा है एक्चुअली। और अगर P वर्सेज V में ग्राफ आपका साइक्लिक है तो P वर्सेज T में भी ग्राफ क्या रहेगा? साइक्लिक रहेगा। करेक्ट। तो मैंने आपको P वर्सेज V देकर सिर्फ आपसे P वर्सेज T का पूछे हैं। अब आपको ये सब ग्राफ ड्रॉ करके, इसी ग्राफ के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करके लाइएगा। T वर्सेज P, किसका किसका? और अगला क्लास में हाफ ऑफ द क्लास सिर्फ इसी का प्रैक्टिस करवाऊंगा। अरे कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड होगा? फिजिक्स में भी होगा और थर्मोकेमिस्ट्री थर्मो, वहाँ पे दोबारा इसको नहीं, इसमें टाइम लूँगा। वहाँ पे रहेगा भी, मैं बोलूँगा कि वहाँ पे रिवीजन करके आइए। ठीक है। T वर्सेस P और ड्रॉ करना है V वर्सेस T। क्या ड्रॉ करना है? और क्या ड्रॉ करना है? T वर्सेस V। ये तीनों होमवर्क रहा इस ग्राफ के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना है। तो मोटा मोटी सारे स्टूडेंट को क्लास असाइनमेंट मिल गया है। तो अब नेक्स्ट संडे से आपको रिमाइंडर नहीं दूंगा कि कम विथ क्लास असाइनमेंट, लेकर ही आइएगा।